अब वो जमाना गया जब कोई दलित पिछड़ा नेता जेल जाता था और उसका समाज साथ छोड़ देता था। सोचिए हम लोगों ने कितनी गलतियां की है। इसीलिए आज क्रांति कुमार ने लिखा है कि लालू यादव के बहुत करीबी उस समय शिवानंद तिवारी, जो खुद नीतीश की पार्टी में रहे, लालू यादव की पार्टी में रहे, उन्होंने ही चारा घोटाले को लेकर भी बहुत सक्रियता दिखाई थी। खुद शिवानंद तिवारी ने कहा कि किस तरह से लालू यादव को चारा घोटाले में फंसाया गया और उस समय के जो जज थे, खासकर जो ब्राह्मण समाज के जज थे, वो कैसे लालू यादव का पॉलिटिकल करियर बर्बाद करना चाहते थे। लालू यादव जेल गए, लेकिन आज भी लालू यादव शोषित वंचित की आवाज़ हैं और उनकी राजनीति को कोई खत्म नहीं कर पाया। इसलिए कहते हैं कि लालू यादव की राजनीति को कोई खत्म कर दे, कोई माई का लाल नहीं है, क्योंकि लालू यादव लोगों से जुड़े रहे हैं और लोगों के लिए बड़े फैसले किए हैं। वो जेल गए, उसके बाद भी उनकी राजनीति, हाँ ये अलग बात है कि उनके बच्चे उनकी राजनीति को कैसे आगे बढ़ाते हैं तो समय तय करेगा, लेकिन लालू यादव के जीते जी उनकी राजनीति को कोई खत्म कर दे ये संभव नहीं है। लेकिन सोचिए समय कितना बदल गया है। कांग्रेस के 60 साल में तमाम एससी एसटी ओबीसी नेताओं को बदनाम किया गया। शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, जगदेव बाबू की जघन हत्या हुई, लालू यादव जेल में गए, मायावती जी और मुलायम सिंह यादव को कितना बदनाम किया गया, करुणानिधि को जेल में घसीटा गया। आज भी शोषित वंचित समाज के चंद्रशेखर आजाद को 4 साल से ज़्यादा समय तक जेल में काटना पड़ा। लेकिन बहुजन समाज के लोग अपने नेता को भ्रष्ट और करप्ट मान लेते हैं। सोचिए अरविंद केजरीवाल ने क्या दाव चला है। वो जेल गए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, 6 महीने बाद जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीएम के ऑफिस नहीं आएंगे। अब वो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल कि हमको जनता क्लीन चिट देगी तब अपना पद लेंगे। ये है राजनीति। और सोचिए उनका समाज, उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती से डटे हुए हैं। यही थोड़ा चूक गए हेमंत सोरेन। जिस तरह से उनको जेल भेजा गया था, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने सारे ट्राइबल सीट जीत लिए, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, थोड़ा दिन और सब्र कर लेते अगले चुनाव तक। केजरीवाल ने बड़ा दाव चला है। वो कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री पद से 2 दिन में इस्तीफा देंगे। ये तय है कि या तो वो अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे, जिसकी कम संभावना है क्योंकि वो राजनीतिक रूप से घिर जाएंगे। सोचिए लालू यादव ने जब राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो कैसे लोगों ने उनको घेर लिया था। हो सकता है ये केजरीवाल गलती न करें, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आज तक तमाम लालू यादव हो, हेमंत सोरेन हो, इस्तीफा देते रहे गिरफ्तारी से पहले, लेकिन केजरीवाल नहीं दिया इस्तीफा। केजरीवाल ने, वो मुख्यमंत्री डटे रहे। तो ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को भी अपनी चमड़ी मोटी करनी होगी और इस समाज को भी अपने नेताओं के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अब सोचिए, अब तो जेल जाना, जब से बीजेपी की सरकार आई है, किसी पर छापा पड़े, कोई जेल जाए, इसका मतलब है वो 24 कैरेट गोल्ड है, वो सरकार से लड़ रहा है। लेकिन बहुजन समाज के नेताओं के साथ उल्टा होता है। जब उन पर कोई आरोप लगता है, वो जेल जाते हैं, तो इस देश की जातिवादी, मनुवादी मीडिया उनको बदनाम करना शुरू कर देती है और उनको सबसे भ्रष्ट और करप्ट कहती है और हम लोग मान भी लेते हैं। उस पर से हमारे बहुजन समाज के नेता आपस में इतना लड़ते हैं, इनको आपस में नहीं बैठ सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। शिबू सोरेन जब तक थे जेएमएम में एकजुट था। अब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, अब उन्होंने पार्टी बदल दी। सोचिए जनता दल के कितने टुकड़े हुए, रामविलास जी अलग हुए, नीतीश जी अलग हुए, लालू जी अलग हुए, शरद जी अलग हुए। इसको 2 तरह से देख सकते हैं। स्वार्थी तो मैं नहीं कहूंगा, सबका बहुजन समाज में कोई आता है तो उसका अपना संघर्ष है। हम लोग ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोगों की आलोचना करना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। तो सोचिए केजरीवाल जेल से निकलकर भी राजनीतिक फायदा ले रहे हैं और बहुजन जेल से आता है तो उनको नुकसान होता है, कारण उनके पास टीवी अखबार नहीं है और उनका कोई महिमा मंडन नहीं करता है। केजरीवाल की तरह चाहते तो हेमंत सोरेन भी चंपई सोरेन को थोड़े दिन और मुख्यमंत्री रहने देते। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में उनका बड़ा फायदा होता।
दूसरी सबसे बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में बीजेपी फंस रही है। मैं खुद आज खबर देख रहा था, जेपी नड्डा ने कहा है कि हमें बड़े भाई की भूमिका में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी जो शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, उनका गुट, और महाराष्ट्र में किसी की कुछ चल नहीं रही है। वहीं हरियाणा में अनिल विज ने कहा कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। अगर ये हुआ तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वैसे केजरीवाल के बाहर आने के बाद बीजेपी के लिए कुछ मौका बना है, इसलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि ये सब कहीं बीजेपी का किया धरा तो नहीं है। तो राजनीति में कभी 1+1 2 नहीं होता है, 1+1 11 भी होता है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, लेकिन सवाल यही है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेताओं की कब तक आलोचना होगी। यही अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के समय जेब में पर्ची लेकर घूमते थे और इनके आंदोलन की वजह से ज्यादातर दलित नेताओं को जेल में डाला गया। सोचिए कि किस तरह से उस समय कनिमोरी मारन जो ओबीसी समाज से हैं, ए राजा जो दलित समाज से थे, कानून मंत्री, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उसको जेल में डाला गया। दलित पिछड़ों के पॉलिटिकल करियर, लालू यादव की आलोचना, मुलायम सिंह यादव की आलोचना ये करते थे और ये सर्टिफिकेट बांटते थे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। इनकी पार्टी में खुद सोचिए, अभी संदीप जो वाल्मीकि समाज से थे, एमएलए थे, उनको अब क्लीन चिट मिल गई है। वो मंत्री थे, कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। आप देखिए, इन्हीं के मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उनको किस तरह से परेशान करके इस्तीफा लिया गया। तो खैर, सवन लीडरशिप वाली पार्टियों में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों का यही मान सम्मान होता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे नवीन पटनायक की पार्टी हो। इसलिए मैं बहुजन समाज, मैं कहता हूं, हम लोग उस दिन तक इंतजार करेंगे। हम लोग की कोशिश होती है कि तमाम SC ST OBC की लीडरशिप एकजुट हो, और सही में अगर समाजवादी पार्टी और BSP का गठबंधन हमेशा रहता तो ऐतिहासिक फैसला होता, और बगैर 80 सीटें जीते हुए केंद्र में सरकार नहीं बनती है, और जिनके हाथ में यूपी की सरकार होती है वो सबसे बड़ा होता है। वहीं प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं, वो उनके पढ़े लिखे पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल है, मोदी जी के पढ़े लिखे पर क्यों नहीं, और तमाम नेताओं के पढ़ाई लिखाई पर क्यों नहीं। लेकिन सवाल है कि अपने लोग ही एकजुट नहीं हैं, न नीतीश जी एकजुट हैं, न लालू जी एकजुट हैं, न चिराग पासवान एकजुट हैं, न मुकेश सहनी एकजुट हैं। हमारे लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक इस देश में बहुजन राज नहीं आएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक बसपा, सपा, RJD, JDU के नेता एकजुट नहीं होंगे, ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे। हाँ, ये है कि टुकड़ों में और टूटते रहेंगे, और तमाम सवन लीडरशिप वाली पार्टियां आगे आती रहेंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस, तमाम जो सवन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी, ये सब पैसे वाली लोगों की पार्टियां हैं, जनाधार वाले लोगों की पार्टी। इनकी संख्या ही 10% है। बिहार की जाति जनगणना को रोड मैप माने तो 90% SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक हैं, उनकी पार्टी जनाधार वाली पार्टी है। लेकिन उनके नेताओं की एकजुटता न होने की वजह से जो है ये स्थिति बनती है, और तमाम बहुजन दल आज सत्ता से बाहर होते हैं, और तमाम सवन लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में एक साथ होती हैं, और हमारे लोग सिर्फ वहाँ दरी बिछाते हैं, और मंत्री भी बनाया जाता है तो उनको पावर नहीं होता है। कांग्रेस ने 60 साल इसी तरह से राज किया, बीजेपी भी इसी तरह से राज करी। टोकनिज्म होता है, वहाँ SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के नेता मंत्री टोकनिज्म करते हैं। बीजेपी जब से आई है थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है, अब दलित भी राष्ट्रपति बन रहे हैं, आदिवासी भी बन रहे हैं, कानून मंत्री भी बन रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन रहे, डिफेंस मिनिस्टर नहीं बन रहे। जबकि इतिहास रहा है, जब बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे तो बांग्लादेश का बंटवारा हुआ। बाबू जगजीवन राम जब सत्ता में तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। लालू यादव जब रेल मंत्री हुए तो रेल का विकास हुआ। रामविलास जी जब टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हुए तो घर घर में टेलीफोन लग गया। तो जब भी बहुजन समाज के लोगों को बड़ा मंत्रालय मिलता है, बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो वो बड़ी लकीर खींचते हैं, क्योंकि वो राजनीति में आते ही हैं स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई के लिए, देश की मजबूती के लिए, क्योंकि वो गरीबी से निकले होते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और जिस दिन SC ST OBC के नेताओं को अंदाज़ा नहीं है, जिस दिन बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां खत्म हो गई, इनका राजनीति भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप किसी भी पार्टी में हो, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज से हैं, तो अपनी सामाजिक एकजुटता बनाए रखिए, जैसे ब्राह्मण समाज करता है। सोचिए, एक ब्राह्मण समाज के
आरोपी जो क्रिमिनल था जिस पर पुलिस की हत्या हुई थी, जब गाड़ी पलटी थी तो पूरे पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेता एकजुट हो गए थे। तो जब तक SC ST OBC के नेता, ब्यूरोक्रेट्स, आम आदमी सामाजिक रूप से एकजुट नहीं होगा, बांटने की तो आप पर साजिश होती है। ये फर्जी है कि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, दरअसल ये मनुवादियों की नीति है, मनुस्मृति में है फूट डालो राज करो, इसलिए आपको जातियों में बांटा गया था। ठीक कहा है क्रांति कुमार ने कि इस देश में 8वीं शताब्दी से पहले ये देश सचमुच सोने की चिड़िया थी। 8वीं शताब्दी के पहले देखिएगा, मौर्यों का राज था, नागवंश का राज था, द्रविड़ियन सभ्यताएं थी, तब ये देश सोने की चिड़िया थी। और 8वीं शताब्दी के बाद और 18वीं शताब्दी तक क्या हुआ, इन दौरान कैसे इस देश को आपस में टुकड़ों में, जातियों में बांट दिया गया, तोड़ दिया गया। कभी मुगलों ने लूटा, कभी अंग्रेजों ने लूटा। क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ रहे थे, फूट था और हम जातियों में हमें बांट दिया गया था। आज भी यही हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी के लिए खराब खबर है। अनिल विज कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाना है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस तभी जीत पाएगी हरियाणा जब किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करेगी। अगर नहीं करती है तो बीजेपी ने OBC का कार्ड खेल दिया है और इस लिहाज से देखें तो मामला फंसा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।